व्हाट्सअप ऑल द लेपिकन्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया होगे। और आपके होप है कि आपके सारे पेपर बढ़िया जा रहे होंगे। ठीक है। अब आज हम लोग जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था उसका वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 डीएसटीएल का वन शॉट रिवीजन देखेंगे। यहाँ पर हम वो सभी टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके रिसेंट ईयर में AQ2 में पूछे गए हैं विद देयर क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है। कोई कमी आपको लगती है या आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट में बता सकते हो। या आप कुछ भी बोलना चाहते हो, आप कुछ भी कहना चाहते हो, आपके पास कमेंट है, आप कमेंट किया करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो आप अप्रिशिएट भी किया करो, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन ही है जो एक फैक्टर बनता है हमारी वीडियो बनाने के लिए। अगर आपका अप्रिसिएशन ही नहीं होगा, अगर आप लोगों का प्यार ही नहीं होगा, तो शायद वीडियो हम लोगों के लिए बनाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स होता है। तो इसलिए आप लोग अपना जो है, जो भी कुछ है, उसे शो किया करो इन द कमेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 को, जो कि है डीएसटीएल का वन शॉट रिवीजन। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेज डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? हेज डायग्राम। अब अगले 2-3 मिनट में आपको हेज डायग्राम बहुत ढंग से क्लियर होने वाला है। सबसे पहले हेज डायग्राम होता क्या है? पार्शली ऑर्डर्ड सेट, यानी कि आपका पोसेट, उसको आप रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है यूजिंग डॉट्स एंड लाइंस। क्या बोला? पोसेट यानी कि पार्शली ऑर्डर्ड सेट को डॉट्स एंड लाइंस की यूज करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हेज डायग्राम कहते हैं। मान लो आपके पास एक सेट है। क्या है? आपके पास एक सेट है और सेट में आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 6। बढ़िया। आपके पास सेट में ये 4 एलिमेंट है और आपको कंडीशन दी है कि आपको ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी हेज डायग्राम बनाना है। अब ये ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी क्या है, अभी समझ आ जाएगा। तो इसमें आपको एक सेट दिया है और आपको बनाना है हेज डायग्राम बाय ऑर्डर ऑफ डिविजिबिलिटी। ऑर्डर ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब है कि आपको डिविजिबिलिटी चेक करके हेज डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सिर्फ सुनते जाओ ढंग से। ठीक है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो, हेज डायग्राम बहुत ढंग से समझ आएगा। सबसे पहला एलिमेंट चेक करो, क्या है? 1। आपने 1, आपने डॉट बनाया और आपने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, ये हो गया आपका लेवल 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। अब आपको चेक करना है जो नेक्स्ट एलिमेंट है, क्या ये डिविजिबल बाय है 1 से, क्योंकि कंडीशन क्या है आपकी? डिविजिबिलिटी। तो आपको चेक करना है 2 इज डिविजिबल बाय 1। यस इट इज। 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 2 क्या है? 1 से बड़ा है, तो 2 को हम प्लेस करेंगे अगले लेवल पर। तो इसलिए हमने नेक्स्ट लेवल पर डॉट बनाया यहाँ पर और यहाँ पर लिखा 2। क्या लिखा? 2। और क्योंकि 2 डिविजिबल बाय 1 है तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया विद अ लाइन। बढ़िया। नेक्स्ट है 3। अब मुझे ये बताओ, क्या 3 2 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। तो यानी कि हम 3 और 2 को कहाँ रखेंगे? सेम लेवल पर रखेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 था तो सेम लेवल पर ही आपको 3 को भी प्लेस करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो 3 है आपका वो 2 से डिविजिबल नहीं है। पर ऊपर रखने का रीजन ये है क्योंकि 1 से तो डिविजिबल है, 1 से तो 3 डिविजिबल है, तो यानी कि 1 के तो ऊपर ही आएगा। और फिर इनको कनेक्ट कर दो ये शो करने के लिए कि 3 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है 6। 6 क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो या और 3 से डिविजिबल भी है? बिल्कुल। तो इसको प्लेस कर देंगे सबसे ऊपर लेवल 3 पर। ये लेवल 1 था, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 3 पर प्लेस कर देंगे और क्योंकि दोनों से डिविजिबल है तो इसको दोनों से ही हम कनेक्ट कर देंगे। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि हेज डायग्राम बना कैसे रहे हैं। आपको बॉटम अप अप्रोच फॉलो करना है, मतलब नीचे से ऊपर जाना है और एक एक एलिमेंट की कंडीशन को चेक करना है, जो भी आपको ऑर्डर दिया हो उसी ऑर्डर से आपको असाइन करना है। बढ़िया। और एक एक लेवल बढ़ते जाना है जैसे जैसे कंडीशन सेटिस्फाई हो। फाइन। अब यहाँ पर हमने हेज डायग्राम जो है उसका एग्जाम्पल बेसिक से लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम एक हेज डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि AQ2 में बहुत बार आता रहता है। D24 का क्या है? D24 का हेज डायग्राम निकालेंगे। अगर आपको D24 दिया है इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना। आपको D24 के अंदर ही आपको सेट गिवन है। कैसे? आपको सेट खुद बनाना है। जैसे अगर आपको लिखा है 24 तो आपको 24 के सारे फैक्टर्स का एक सेट बना लेना है, वही होता है D24। तो D24 लिखने का मतलब है कि आपको सेट बनाना है 24 के सभी फैक्टर्स का। ठीक है, वो सभी नंबर्स जो कहीं ना कहीं अगर हम 24 के साथ डिवाइड में रखें तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, यानी कि फैक्टर्स।
तो स्टार्ट करते हैं 1, यस 1 इज डिविजिबल बाय 2, यस 2 भी है फैक्टर, 3 भी है क्योंकि 3 8 जा 24, 4 भी है 4 6 जा 6 4 जा 8 3 जा 12 2 जा एंड 24 1 जा। तो ये हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए आपके 24 के और ये बन गया आपका सेट। अब हम बनाएंगे हेज डायग्राम। कंडीशन ऑर्डर क्या दिया है, ऑर्डर चेक करो, डिविजिबिलिटी, यहां पर भी क्या है ऑर्डर बाय डिविजिबिलिटी। अब शुरू करो, सबसे पहले है 1, तो सबसे पहले लेवल पे आपने बना दिया 1, बढ़िया। नेक्स्ट कौन है 2, कहां पर आएगा 2, मेरे साथ बोलो, ऊपर आएगा, क्यों 2 इज डिविजिबल बाय 1 है ना, और इससे बड़ा है, तो नेक्स्ट लेवल पर लिख दिया हमने 2 और इनको कर दिया हमने ज्वाइन क्योंकि दे आर इन अ रिलेशन। नेक्स्ट आता है 3, अब 3 ये रहा, 3 भी क्या है 1 से डिविजिबल है, तो 1 के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे, पर 2 से नहीं था इसलिए 2 के ऊपर नहीं डाला, तो 2 और 3 सेम लेवल पर है, ठीक है। नेक्स्ट 4, 4 किससे डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है, 2 के ऊपर आएगा और इन्हें हम कनेक्ट कर देंगे क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2। 3 से 4 डिविजिबल नहीं है तो हमने 3 से कनेक्ट नहीं करा। नेक्स्ट 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3, यस बिल्कुल, तो हमने 3 के ऊपर लिख दिया। अच्छा 6 जो है पहले प्रीवियस चेक करा करो हमेशा, क्या 6 4 से डिविजिबल है, नहीं, मतलब सेम लेवल पर आएगा, अगर इस पिछले वाले से डिविजिबल नहीं है मतलब उसके साथ सेम लेवल पर आएगा, इसलिए हमने 4 और 6 को सेम लेवल पर रखा। फिर उसके पीछे चेक करो 3 से, हाँ तो 3 के ऊपर बना दिया और फिर 3 से कनेक्ट कर दिया, और फिर उसके पीछे चेक करो, हाँ ये 2 से भी कनेक्ट, हाँ 2 से भी डिविजिबल है 6, तो हमने 2 से भी इसको कनेक्ट कर दिया। 1 से भी है तो 1 से आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 6 अगर 3 से डिविजिबल है, 3 1 से है, तो मतलब 6 भी 1 से डिविजिबल होगा बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, बढ़िया। नेक्स्ट 8, क्या अब पीछे से चेक करते रहो, क्या 8 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, तो यानी कि 8 भी कहां पर आएगा, सेम लेवल पर आएगा। लेकिन अगर हम और पीछे चेक करें तो 4 से ये क्या है डिविजिबल है, मतलब 4 के तो इसको ऊपर बनाना पड़ेगा, 6 से नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 से था ना, और 4 और 6 सेम लेवल पर है, तो 4 से तो ऊपर लेवल पर बनेगा ये 8, तो इसको हमने 4 से कनेक्ट कर दिया। 6 से नहीं है तो 6 से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 से 8 डिविजिबल है, नहीं, 2 से हाँ है, लेकिन 2 से अलग से कनेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि 8 4 से डिविजिबल है, 4 2 से है, तो अल्टीमेटली बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 8 2 से भी है, एंड द सिमिलर केस 1 से भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 12, अब 12 ये रहा, अब 12 जो है क्या वो 8 से डिविजिबल है, नहीं, 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि 8 और 12 कहाँ रहेंगे, सेम लेवल पर रहेंगे। क्या 12 6 से डिविजिबल है, हाँ है, तो 6 के इसको ऊपर बनाना पड़ेगा, ये रहा, यहाँ पर हमने इसको बना दिया और 6 से ज्वाइन कर दिया। और पीछे जाओ, क्या 4 से डिविजिबल है 12, हाँ, तो 4 से भी कनेक्ट कर दो एक लाइन। क्या 2 से है, क्या 3 से है 12 डिविजिबल, हाँ है, तो 12 6 से डिविजिबल है, 6 3 से है, तो अल्टीमेटली 12 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो अलग से कनेक्ट करने की जरूरत है नहीं। अगर 2 के लिए चेक करना है तो 2 के लिए भी देख रहे हो, 12 4 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, तो अल्टीमेटली 12 2 से भी डिविजिबल होगा, तो अलग से लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। एंड लास्टली आता है 24, तो 12 24 क्या 12 से डिविजिबल है, हाँ है, तो मतलब ये ऊपर लेवल पर बनेगा 12 से, तो 12 से ऊपर लेवल पर बना दिया और इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया यूजिंग लाइन। ऑल्सो 8 से भी डिविजिबल है, तो 8 से भी इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये पीछे जितने सारे हैं वो सारे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि 24 8 से कनेक्ट है, 8 से मतलब 4 से भी है, 2 से भी है, 1 से भी है, 24 12 से भी है, 6 से भी है, 3 से भी है, तो इस तरह से हमने बना दिया हेज डायग्राम। बढ़िया, आ गया होगा आपको समझ में कि यहाँ पर हमने हेज डायग्राम कैसे बनाया। बढ़िया, बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते जाना है, एक एक एलिमेंट लेते जाना है, ऑर्डर जो भी है उसके हिसाब से आपको एलिमेंट्स को प्लेस करते जाना है, कनेक्ट करना है विद डॉट्स एंड लाइन्स। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लो, ये जो क्वेश्चन है ना आता रहता है, लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है एंड लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। सबसे पहले ले लेते हैं एक हेज डायग्राम जो हमने अभी जस्ट बनाया था। देखो एक ही ट्यूब में पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया था कि आप D24 का हेज डायग्राम बनाओ, जो हमने अभी जस्ट बनाया ये वाला, और उसके लिए आपको कुछ अपर लोअर बाउंड निकालने थे। पिछले नहीं, शायद पिछले के पिछले वगैरह साल में आया था, पर आया था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे लोअर बाउंड। क्या निकालना है हमें, हमें निकालने हैं लोअर बाउंड्स ऑफ 8 एंड 12 की, 8 और 12 के लोअर बाउंड्स कौन से होंगे। अब 8 को पकड़ो, सबसे पहले किसको पकड़ो, 8 को, कहाँ है 8, ये रहा, हमने 8 को कर लिया सर्कल। अब लोअर बाउंड के लिए आपको क्या करना है, आपको 8 के नीचे जाना है, 8 के नीचे जाओ। 8 के नीचे कौन है, 4 है, कौन है 4 है, बढ़िया। और कौन कौन है नीचे, 2 भी है, हाँ, और 1 भी है, ठीक है। तो 8 के नीचे 4 2 1 है, तो हमने ये सारे हो जाएंगे लोअर बाउंड्स ऑफ 8। बढ़िया, 8 के लोअर बाउंड्स कौन हो गए, 4 2 और 1, जो भी है उसको सर्कल करो, उसके नीचे देखते जाओ कौन कौन है, तो 1 तक है, तो हमने लिख लिया 1 2 4,
आर द लोअर बाउंड्स ऑफ 8। अब 12 के निकालो, 12 को करो सर्कल, कर लिया। 12 के नीचे कौन कौन है ये आपको करना नहीं है वहां पर एकेटिव में, तो आपको एग्जांपल के लिए बता रहे कि 12 को मानकर अब नीचे देखो, 6 है बढ़िया, 3 भी है बढ़िया, 1 भी है, तो 1 3 6, 1 3 6 ये तो हो गए। ऑल्सो 12 के नीचे 6 है और 6 कनेक्टेड किससे है, 2 से है, तो मतलब 2 भी क्या हो जाएगा, 12 का ही लोअर बाउंड काउंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर कौन कौन हो गया। और इसी तरह से क्या बोलते हैं, 12 के नीचे 12 से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, 4, तो 4 भी इसका लोअर बाउंड होगा। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। वहां क्यों नहीं लिया हमने 8 के केस में इन सबको क्यों नहीं लिया, क्योंकि कनेक्टेड नहीं थे। बट 12 के केस में अगर नीचे जाओगे तो नीचे तो 4 भी आ रहा है क्योंकि कनेक्टेड है डायरेक्टली। इसी तरह से 6 आ रहा है तो 6 के साथ 2 भी आ रहा है क्योंकि ये भी कनेक्टेड है। देन 6 के साथ 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो 1 2 3 4 6 ये आपके आ गए लोअर बाउंड्स ऑफ 12। बात समझ में आ गई? उसको सर्कल करो, उसके नीचे देखते जाओ कौन कौन है, ये सारे कौन कौन है, ठीक है। अब आपको निकालना है लोअर बाउंड्स ऑफ 8 एंड 12, तो इनमें कॉमन देख लो, 1 2 4 और 1 2 4 ये कॉमन है, तो ये हो गए आपके लोअर बाउंड्स ऑफ 8 एंड 12। अब ये था लोअर बाउंड्स। अब अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव टर्म है, मतलब एक होगा। और एक कैसे निकालोगे, क्या लिखा है, लोअर बाउंड आ गए। अब इन लोअर बाउंड्स में ग्रेटेस्ट कौन है, कौन है, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 4। बढ़िया, आई होप क्लियर होगा। अब अगर आपको अपर बाउंड निकालने हो, ठीक है, अब आपको अपर बाउंड निकालने हैं, एक सेकेंड, अब आपको निकालने हैं अपर बाउंड। तो अपर बाउंड में क्या करना है, कहाँ गया क्वेश्चन में, बोला है आगे है अपर बाउंड्स ऑफ 8 एंड 12 निकालने हैं। अब इधर देखो, 8 को फिर से हमने करा सर्कल, इस पर हम करते हैं ब्लू से सर्कल, ठीक है। अब अपर बाउंड 8 के ऊपर कौन है, 24, और कोई है नहीं, तो यही होगा अपर बाउंड। 12 के ऊपर कौन है, 24, और कोई है नहीं, तो यही होगा 12 का भी अपर बाउंड। तो 8 का भी अपर बाउंड 24 है, 12 का भी अपर बाउंड 24 है, और दोनों में कॉमन भी कौन है, 24, तो ये क्या है, ये हो गया आपका अपर बाउंड। और अगर आपको लीस्ट अपर बाउंड निकालना है, तो अब आपको पता है 24 ही इकलौता है और कोई है ही नहीं। अगर 24 से कम कोई होता तो वो होता लीस्ट अपर बाउंड, बट और कोई नहीं है, तो 24 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपने बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपने एक एकेटीयू का क्वेश्चन कर लिया, साथ साथ आपने हेज डायग्राम बनाते कैसे हैं, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड जैसे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो कि रिपीटेडली एकेटीयू में पूछे जाते हैं, वो भी कर लिए। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आया था 2023-24 में, कि डिटरमाइन करना है आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अभी सीखा, जीएलबी, और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट। आपको एक सेट दिया 2 3 6, अगर एग्जिस्ट करते हैं इन द पोसेट D24 एंड स्लैश। तो D24 मतलब हेज डायग्राम जो अभी हमने बनाया, और स्लैश मतलब ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। तो अब इधर आओ, कहाँ है हेज डायग्राम हमारा, ये रहा, बढ़िया, ये रहा आपका हेज डायग्राम। अब इस हेज डायग्राम में आपको क्या देखना है, इसमें बोला है आपको कि आपको निकालना है जीएलबी और एलयूबी इन द सेट 2 3 6। कहाँ है 2 3 6, ये रहे, ये है आपका 2, ये रहा, ये है आपका 3, और ये रहा आपका 6। तो मतलब आपको सिर्फ इतने ग्राफ को देखना है, ठीक है। अब देखो, इतने ग्राफ को अगर आप देखोगे तो 2 3 6, इनमें ग्रेटेस्ट अपर बाउंड आपको सीधा कौन दिख रहा है, 6 दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कौन है, 6 है। और लीस्ट अप ओ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है, 6, और लीस्ट अपर बाउंड कौन है, सीधा सीधा दिख रहा है कौन, 1। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। और अगर आपको पूरे मेथड के साथ जाना है तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप 2 3 6 का निकालोगे कि इनका मतलब अपर बाउंड कौन है, तो आपको 6 मिलेगा, और एक ही है तो एक ही आंसर आएगा। देखो, जब भी आपका अपर बाउंड या लोअर बाउंड एक ही मिला हो ना, तो वही आपका, ये आपका ग्रेटेस्ट बन जाएगा, ये आपका लीस्ट बन जाएगा। जब एक होता है तब सोचना ही नहीं पड़ता, इसलिए सीधा सीधा आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा आपका 1, और लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा आपका 6, ठीक है। आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा 1 और लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा 6। नाम से डरना मत कि ये तो लीस्ट है, नहीं, पर अपर बाउंड भी तो है, अपर बाउंड में लीस्ट, अपर बाउंड में तो एक ही है, तो वही लीस्ट होगा, वही ज्यादा होगा, बढ़िया। इसी तरह से लीस्ट अपर बाउंड, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था, लीस्ट अपर बाउंड, वो लीस्ट अपर बाउंड था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड कौन है, 1। अभी एक ही है ना, अभी चाहे ग्रेटेस्ट बोलो कुछ भी बोलो, रहेगा तो एक ही, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 1। तो हमने एक ही ट्यूब का एक तो ये क्वेश्चन भी कर लिया जिसमें बहुत सारे पार्ट थे, और ये पिछले साल ही आया क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब आते हैं आगे, लैटिस क्या होता है। लैटिस होता है एक पार्शली ऑर्डर्ड सेट। क्या होता है, पार्शली ऑर्डर्ड सेट, जहां पे हर पेयर के पास एक जीएलबी और एलयूबी होना चाहिए।
कंडीशन क्या है, एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट यानी कि वो सेट जहाँ पे हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए आपको जीएलबी निकालना है और एलयूबी निकालना है। अगर हर पेयर ऑफ सेट के लिए जीएलबी पॉसिबल है, हर पेयर ऑफ सेट के लिए जीएलबी पॉसिबल है, हर पेयर ऑफ सेट के लिए एलयूबी पॉसिबल है, तो मतलब वो एक लेटिस है। अभी हमने जीएलबी एलयूबी कैसे निकालते थे देख लिया है ना। अब आगे देखो, अब आते हैं यहाँ पर एकेटीयू के 2023-24 में, यानी कि पिछले ही साल क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको हेज डायग्राम बनाना और लेटिस चेक करना था कि है या नहीं, और 7 नंबर का क्वेश्चन ये आया था। बढ़िया। तो इससे आपके अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो तो रिवाइज हो ही जाएंगे, साथ में आपका एक और न्यू कॉन्सेप्ट पावर सेट का भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, हेज डायग्राम बनाना है पावर सेट के लिए, और सेट क्या है आपका एबीसी। तो आपका सेट क्या है एबीसी। अब पावर सेट कैसे बनाते हैं पता है, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस ओपन करो, पहला काम यहाँ पे कर लिए, और कर्ली ब्रेस क्लोज कर दो। अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5 से, फिर 5 के बाद एक एक ले लो, पहले ए ले लिया, ए का सेट, फिर बी का सेट और सी का सेट। अब दो दो बनाओ, ए बी, फिर इन्हें दोनों को ले लो बी सी, और फिर ए इन दोनों को ले लो ए सी, और लास्ट में ये पूरा आ जाएगा ए बी सी। तो आपके टोटल 8, 2⁻3 8 आपके अंदर एलिमेंट्स आ गए। बढ़िया। अब इन्हें बनाना चालू करते हैं इसका हेज डायग्राम। सबसे पहले क्या है 5, तो 5 सबसे नीचे आ जाएगा फर्स्ट लेवल पे। अब 5 के बाद ए बी और सी तीनों सेम लेवल पे आएंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं रखते। तो ये रहा, तीनों के तीनों आपको सेम लेवल पे बनाने हैं, और तीनों को किससे कनेक्ट करोगे 5 से, क्योंकि तीनों के तीनों ही किससे होंगे 5 से कनेक्ट होंगे। सबको पता है कि 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता ही होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ए बी जो होगा वो ए और बी के ऊपर आएगा, यानी कि यहाँ पर, और इन्हें ए और बी से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ए और बी क्या है सबसेट हैं किसके ए बी के। इसी तरह से ए और सी, ए और सी यानी कि सी और ये रहा ए, इनके ऊपर आएगा, ये रहा ए और सी, क्योंकि ये दोनों क्या है ए और सी सबसेट होंगे एसी के। इसी तरह से बी और सी यानी कि बी सी जो है नेक्स्ट एलिमेंट, ये आएगा बी यानी कि इसके और इसके बीच में, और इन्हें कनेक्ट कर दोगे। एंड फाइनली लास्ट कौन है आपका ए बी सी। तो आपको ऊपर ए बी सी बनाना है, इसको आप ए बी वाले सेट से भी, ए सी वाले से भी और बी सी वाले से भी कंबाइन कर दोगे। बढ़िया। तो आपका आपका ये बन गया हेज डायग्राम, सिंपल सा हेज डायग्राम था। आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए चेक करना है लेटिस। अब लेटिस को देखो कैसे चेक करोगे, एक सेकंड यहाँ पे इरेज करने पहले, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये हमने कर दिया इसको इरेज। अब इधर देखो, यहाँ पर आपको समझा रहे हैं पर आपको पेपर में ढंग से लिख कर आना, ठीक है। अगर आप कोई भी दो पेयर ले लो, लेट से आप ए को ले लो और आप बी को ले लो, ये आपने दो पेयर ले लिए। ए और बी इनके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, हाँ है ए बी। क्या इनके पास लीस्ट अपर बाउंड है, हाँ है 5। बढ़िया। अब आप बी और सी को ले लो, बी और सी के पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, हाँ बी सी है। लीस्ट अपर बाउंड है, हाँ 5 है, इनके पास भी है। बी सी के बाद आप ए सी को ले लो, इनके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, हाँ ए सी है, और लीस्ट अपर बाउंड 5 है। बढ़िया। अब आप ए बी और ए सी को ले लो, इनके पास ग्रेटेस्ट अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, हाँ है ये रहा, और लीस्ट अपर बाउंड हाँ ये रहा। तो आप चेक करोगे तो हर एक दो पेयर के लिए आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि जीएलबी भी होगा, और लीस्ट अपर बाउंड यानी कि एलयूबी भी होगा, यानी कि ये एक लेटिस है। बढ़िया। ये एक लेटिस है क्योंकि हर एक पेयर के पास जीएलबी भी है और एलयूबी भी है। तो आपको इस चीज को लेकर लिख कर आना प्रॉपर कि टेकिंग पेयर्स ए बी एंड ए सी, फॉर देम जीएलबी इज ए बी सी एंड एलयूबी इज ए। इसी तरह से आप हर एक के लिए लिख कर आना, और फिर फाइनली आप लिख दोगे कि ये लेटिस है, क्योंकि हर एक पेयर के लिए जीएलबी और एलयूबी पॉसिबल है। अब आते हैं मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब देखो मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स ना बड़े आसान है समझना। सबसे पहले अगर मैक्सिमल एलिमेंट की बात करें तो ये टॉप एलिमेंट होता है किसी हेज डायग्राम का। क्या होता है, टॉप एलिमेंट होता है किसी हेज डायग्राम का, और इसके आगे कुछ नहीं होता, मतलब इट इज द मैं हूं जो हूं। मिनिमल क्या होता है, बॉटम, सबसे बॉटम एलिमेंट, और इसके कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, इसके पीछे कोई नहीं है। मैक्सिमल के आगे कोई नहीं है, मिनिमल के पीछे कोई नहीं है। ऐसे याद रख लो, मैक्सिमल के आगे कोई नहीं होगा, मिनिमल के पीछे कोई नहीं होगा। और एकेटीयू 2022-23 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसको देख लेते हैं। ये है आपके पास हेज डायग्राम, क्या है आपके पास, ये एक हेज डायग्राम है, और आपको इस हेज डायग्राम में मैक्सिमल और मिनिमल निकालने हैं। अब देखो मैक्सिमल एलिमेंट्स निकालते हैं सबसे पहले। मैक्सिमल एलिमेंट्स की बात करें तो इनमें पूरे ग्राफ में देखो सबसे ऊपर कौन है, 20, 20 के ऊपर कोई है ही नहीं, और 12, 12 के ऊपर भी कोई नहीं है। बढ़िया। तो टॉप पे एलिमेंट कौन है, 20 और 12, कौन है 20 और 12। 25 के ऊपर भी नहीं है आप बोलोगे कोई, बट 25 जो है वो 20 के नीचे है लेवल पर, है ना, 25 क्या है नीचे है लेवल के। तो यहाँ पर मैक्सिमल एलिमेंट्स हो गए 20 और 12, और मिनिमल कौन हो जाएंगे 5 और 2, सिंपल।
5 और 2। बढ़िया। और अगर आपसे बोला जाता ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट निकालने को, तो इसमें ग्रेटेस्ट कोई है ही नहीं, ग्रेटेस्ट एक होता है, यहाँ पर दो है। तो मैक्सिमल तो है ये, पर इनमें कोई भी ग्रेटेस्ट नहीं है। मिनिमल तो है ये, पर इनमें कोई लीस्ट नहीं है। तो इस तरह से आपने मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या होता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर जैसे ए जॉइन बी मीट सी करें, ये होता है जॉइन और ये होता है आपका मीट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए जॉइन बी, ए जॉइन बी मीट मीट ए जॉइन सी। तो मतलब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होता है कि कोई भी लैटिस है, मान लो एल, उसको कॉम्प्लीमेंटेड कहोगे अगर वो बाउंडेड होगा। बाउंडेड मतलब उसका एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट होना चाहिए 1 और उसका एक लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए 0। ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 होता है, लीस्ट एलिमेंट 0 होता है। और एवरी एलिमेंट ए, अगर कोई भी एक एलिमेंट ले लो ए जो कि लैटिस में है, उसका कॉम्प्लीमेंट बी है मान लो, ठीक है, कोई ए एलिमेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है बी। तो अगर तुम किसी भी एलिमेंट का ज्वाइन करोगे उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वैल्यू आएगी 1, क्या आएगी 1। पर अगर तुम किसी भी एलिमेंट का मीट निकालोगे उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वैल्यू आएगी 0। बढ़िया। ये दो रूल याद कर लो कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस के लिए कि अगर तुम किसी भी एलिमेंट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालोगे ज्वाइन, तो वैल्यू आएगी 1। बट अगर तुम किसी भी एलिमेंट के उसी के एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट के साथ मीट निकालोगे, तो वैल्यू आएगी 0। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एकेटिव 2014 में पूछा गया था एक प्रूफ टाइप क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस में, जहां पर लैटिस है एल इज लेस देन इक्वल टू, अगर एक एलिमेंट है एंड उसका कॉम्प्लीमेंट है, देन ये कॉम्प्लीमेंट यूनिक होना चाहिए। मतलब आपको सिंपल से ये बताना कि आपके पास अगर कोई एलिमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो हो यूनिक हो, एक से ज्यादा ना हो कॉम्प्लीमेंट। तो इसको देखो इधर आ जाओ। मान लो आपके पास एक ए एलिमेंट है जो कि लैटिस को बिलोंग करता है, और क्योंकि हमें उसे यूनिक प्रूफ करना है, तो अभी हम लेकर चलते हैं कि उसके दो कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर ये बात गलत प्रूफ हो गई या ये इक्वल प्रूफ हो गए, तो मतलब वो कॉम्प्लीमेंट यूनिक है। तो अभी मान लेते हैं एक ए एलिमेंट है जो कि लैटिस में बिलोंग कर रहा है एंड उसके दो कॉम्प्लीमेंट है बी और सी, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है यूनिक है, यूनिक मतलब बी और सी शुड बी इक्वल, ये बराबर होंगे तभी, यानी कि एक ही है ये, तभी हम मानेंगे कि हाँ आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब हम ये तो समझ गए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर काम आएगी। सबसे पहले हमें क्या पता है, हमने लिया एक ए एलिमेंट है जो कि लैटिस को बिलोंग करता है, उसके दो कॉम्प्लीमेंट है बी और सी, जो कि नहीं हो सकते, हमें उन्हें इक्वल प्रूफ करना है, बट हमने अज्यूम कर लिया। अगर ऐसा है, तो अगर हम ए जॉइन बी निकालते हैं तो क्या आएगा 1। अभी जस्ट पढ़ा था, है ना, कि अगर हम किसी एलिमेंट को उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका जॉइन निकालें तो 1 आता है और मीट निकालें तो 0 आता है। इसी तरह से क्योंकि सी भी हमने कॉम्प्लीमेंट माना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम जॉइन निकालते हैं 1 और अगर हम मीट निकालते हैं तो 0। बात क्लियर है। अब हम लेकर चलते हैं एक स्टेटमेंट कि अगर हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी मीट 1। एक सेकेंड, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी मीट 1 लिख सकते हो। मतलब क्या है, मीट जो है बी और मीट 1 निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्यों, 1 ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, 0 लोएस्ट होती है। अब तुम किसी ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ मीट निकाल रहे हो, तो मतलब मीट मीट का मतलब क्या होता है कि आपका कम वाली वैल्यू जो है वो आंसर देगी। मतलब बी और 1 में कौन कम होगा, बी। तो बी और 1 का मीट निकालने के बाद वैल्यू क्या आएगी, बी, यानी कि जो कम है। क्योंकि 1 तो ग्रेटेस्ट हम जानते हैं, 0 लोएस्ट होता है। तो अगर 1 और बी का मीट निकालोगे तो कम वाली वैल्यू कौन आएगी, बी। यहाँ पर हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी मीट 1। अब 1 की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर बी की जगह हम ए ज्वाइन सी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बी और सी को साथ लाना है, किसी तरह से हमें रिलेशन को प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे 1 की जगह ए ज्वाइन सी लिखा। अब सुनिए, ए ज्वाइन बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें सी चाहिए, तो हमने ए ज्वाइन सी लिखा। अब यहाँ पर आपकी काम आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कहती है कि बी, एक बार बी को हम ए के साथ ले लेंगे तो बी मीट ए, ज्वाइन बी को एक बार सी के साथ ले लेंगे तो बी मीट सी। अब बी मीट ए को हम ए मीट बी लिख देते हैं, जस्ट ऑर्डर चेंज किया है, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ज्वाइन बी मीट सी। अब ए मीट बी, यहाँ पर देखो ए मीट बी क्या है, 0, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 0। ज्वाइन बी मीट सी,
अब जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ए मीट सी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए मीट सी। हम किसी ना किसी तरीके से इस साइड पर सी को लाना चाहते हैं, इसलिए हम ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ज्वाइन बी मीट सी। अब आपके पास है, यहाँ पर देखोगे तो ए मीट सी ज्वाइन बी मीट सी, तो यहाँ पर मीट सी जो है वो क्या है, कॉमन, तो उसको हमने, एक सेकेंड इस वाले पार्ट को इरेज करें। अब देखो यहाँ दोनों में अगर देखोगे तो ये जो जॉइन सी है ये पार्ट क्या है, कॉमन, तो हमने इसको निकाल लिया कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा, ए जॉइन बी, क्या बच जाएगा, ए जॉइन बी। और ए जॉइन बी की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर आ गया 1। और 1 मीट सी क्या आएगा, अभी हमने देखा कि 1 तो ग्रेटेस्ट होता है, तो अगर उसका किसी के साथ मीट निकालोगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि लो वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर सी लो है तो लो, तो बी से हमने स्टार्ट करा था और हमने सी पे खत्म करा, तो बी इक्वल्स टू सी हमारा प्रूफ हो गया। यही हमें करना था। तो हमने करा क्या, कुछ नहीं, हमने एक छोटी सी जो हमें कॉन्सेप्ट पता है उसका यूज करा। हमने एक स्टेटमेंट लिखी कि बी को हम बी मीट 1 लिख सकते हैं, बस काम खत्म। अब हम किसी ना किसी तरह से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और राइट साइड में सी को लेकर आएंगे, वही हमने करा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव लॉ वगैरह लगाए और इन चारों का हमने यूज करा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इससे 7 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं बनता, कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि अगर कोई भी रिलेशन आर है सेट एक्स पर, मान लो आपका कोई भी एक सेट है एक्स और इस सेट एक्स का कोई एलिमेंट है ए, देन अगर आपके पास ए है तो आपके जो रिलेशन है उसमें ए होना चाहिए। मतलब अगर ए 1 है और 1 एक्स को बिलोंग करता है तो आपके रिलेशन में 1 1 पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब कि अगर आपके पास ए बी बिलोंग करता है आपके रिलेशन में, मतलब लेट से 1 2, तो 2 1 भी आपके रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि बी ए, इसका उल्टा भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या कहते हैं कि अगर ए बी बिलोंग करता है आपके रिलेशन को और बी सी भी आपके रिलेशन को बिलोंग करता है, मतलब लेट से 1 और 4 आपके रिलेशन को बिलोंग करता है, तो बी बी क्या होगा 4, और सी मान लो है आपका ए बी और बी सी, सी आपका 2, देन आपका ये बी सेम है 4 4, आपका ए और सी यानी कि 1 2 भी रिलेशन में आना चाहिए। यानी कि अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए और सी भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। और एंटी सिमेट्रिक कुछ नहीं, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो वो एंटी नहीं होगा, एंटी है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, सिंपल सा। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब आते हैं एक AKTU 2023-22-23 के क्वेश्चन पे और इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखो आपको यहाँ पर सेट दिया है x इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये हो गया आपका सेट। क्या हो गया, सेट। अब रिलेशन आपके पास दिए हैं R1 R2 और R3। हम R1 और R2 को पूरा सॉल्व करते हैं, R3 फिर आप खुद कर लोगे। सबसे पहले R1 सेट क्या है, 1 2 3 4। R1 क्या है, ये रहा 1 1 1 2 और 2 1। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 इन सबका खुद के साथ पेयर होना चाहिए। मतलब 1 है तो 1 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, 2 2 भी रिलेशन में होना चाहिए, 3 3 भी रिलेशन पेयर में होना चाहिए और 4 4 भी। बट हमारे रिलेशन पेयर में कौन कौन है, 1 1 तो है पर ना तो 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है। ना तो 2 2 है, ना 2 3 3 है, ना 4 4 है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए अगर आपके पास ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1 2 है और 2 1 भी है, बढ़िया, तो ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड बी सी बिलोंग्स टू R है, देन ए सी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 2 यानी कि ए बी बिलोंग्स टू R1, 2 1 बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R1, बी यानी कि कॉमन जो कनेक्शन है, तो 2 2 कॉमन कनेक्शन है, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 यानी कि 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए, जो कि कर रहा है। तो यानी कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। अब क्योंकि रिलेशन आपका सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक होने का तो चांस ही नहीं है। और अगर आप एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन पे जाओ तो 1 2 बिलोंग कर रहा है R1 को, 2 1 बिलोंग कर रहा है R1 को, देन 1 और 2 को इक्वल होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ये ऐसा कहता है एंटी सिमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास 1 2 3 4 है। अब देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 क्या इसमें एग्जिस्ट करते हैं, 1 1 करता है, 2 2 करता है, 3 3 करता है और 4 4 भी करता है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 कर रहा है तो 2 1 भी कर रहा है, 1 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो 4 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 कर रहा है, तो क्या 1 1 कर रहा है, हाँ कर रहा है। अगर 1 4 बिलोंग कर रहा है, 4 1 कर रहा है, तो क्या 1 1 कर रहा है, हाँ कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। अगर ये सब है तो मतलब ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। और क्योंकि सिमेट्रिक था तो एसिमेट्रिक तो होगा नहीं।
इक्विवेलेंस के लिए आपको सिर्फ 3 कंडीशन देखनी होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट आप खुद करोगे, यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या नहीं है, जो भी है आप इसको खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके, और फिर चेक करो कि आपके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। डाउट है आप कमेंट में पूछ लो। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूलर लैटिस। मॉड्यूलर लैटिस में क्या होता है कि इट हैज बोथ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब मॉड्यूलर लैटिस में लीस्ट अपर बाउंड भी होता है और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड भी होता है, और ये मॉड्यूलर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ए जॉइन बी मीट सी जो है ये इक्वल हो जाएगा ए जॉइन बी मीट सी। मतलब पहले ये बाहर, मतलब ए बाहर था, अब हमने बी को अंदर ले आए और सी को बाहर कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों क्लब करके हमने इसको बाहर निकाल दिया। ये होता है मॉड्यूलर लॉ। बाउंडेड लैटिस क्या होता है? एक ऐसा लैटिस होता है जिसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है जिसको हम 1 से डिनोट करते हैं, एंड एट लीस्ट आपका एक लीस्ट एलिमेंट होता है जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका बाउंडेड लैटिस, मॉड्यूलर लैटिस और आपका यूनिट 1 का सब कुछ। तो यूनिट 1 में ये आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आपको हर एक का रिलेशन पता होना चाहिए कि हर एक क्या है क्या नहीं है। हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पे करा है उसको रिवाइज करना ढंग से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ना। और आप नोट्स के लिए क्या कर सकते हो, गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर यूनिट 1 का वन शॉट कंप्लीट होता है। अगली वीडियो आपकी आएगी कल सुबह, उसमें हम कवर करेंगे जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको। तो आपकी अगली वीडियो आएगी कल सुबह, फिर उसकी अगली वीडियो आएगी अगले दिन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। तो सारे यूनिट्स हम कवर करेंगे, तो आपको डरने की बिल्कुल बात है नहीं। आप चैनल पर बने रहिए, बट अपना प्लीज सपोर्ट कमेंट में शो करा करो। वही हमारा एक ड्राइविंग फोर्स होता है, तभी हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक